इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें और हम ये कहें कि हमने कर्व्स एंड ग्राफ्स को नहीं पढ़ा तो इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन इकोनॉमिक्स में तो इतने सारे कर्व्स हैं, इतने सारे ग्राफ्स हैं। लेकिन लेट मी टेल यू कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कर्व्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एंड वहाँ से क्वेश्चंस भी आपको डिफरेंट एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज आपकी 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स सीरीज में कर लेते हैं हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर, जिसमें हम बात करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कर्व्स के बारे में एकदम डिटेल में। Hello everyone, welcome to CUET PG Adda 24/7. This is Priya, your educator and mentor for economics. And चलिए ये वाला जो टॉपिक है एकदम इसे स्टार्ट करते हैं और करते हैं डिटेल में कवर। तो हम यहाँ पर जब इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कर्व्स को डिस्कस करने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे लॉरेंस कर्व से। लॉरेंस कर्व के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्स ओ लॉरेंस के द्वारा दिया गया है। बेसिकली लॉरेंस कर्व में हम क्या करते हैं, लॉरेंस कर्व हमारा जब बनता है तो हम उसमें एक एक्सेस पर लेते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, जिसे हमने लो टू हाई इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, और दूसरे एक्सेस पर हम लेते हैं हमारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम को। एंड इन्हीं दोनों चीज़ों के बीच का कैसा रिलेशन चल रहा है एक इकोनॉमी में वो हमें शो करता है हमारा लॉरेंस कर्व। एंड याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो लॉरेंस कर्व है ना, ये आपको हेल्प करता है किसी इकोनॉमी में इनकम या वेल्थ इनइक्वालिटी कितनी है इस चीज़ को शो करने में या इस चीज़ को समझने में। ओके चलिए अब इतनी बात हम लोगों ने जब देख ली है तो बात कर लेते हैं हमारे लॉरेंस कर्व के बारे में, बिकॉज इसे समझे बिना हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हमने कर्व को ड्रॉ करा है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। एक एक्सिस पर हमने क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पीपल या क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पीपल या पॉपुलेशन लिया है, और दूसरे पे हमने क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम या क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम को लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है बच्चे हमारे पास हमारी लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। ये वाली जो आपकी लाइन है ना, जो ऐसे 45 डिग्री लाइन जा रही है, इसी को हम लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझो, लाइन आपको क्या शो करे, ये लाइन आपको शो कर रही है कि देखो 50% अगर यहाँ पर हमने पॉपुलेशन को कहा तो इस 50% पॉपुलेशन के पास 50% इनकम है। अगर मैंने कहा यहाँ पे 70% पॉपुलेशन आ रही है तो उसके पास 70% इनकम है। तो लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी दिखा रही है, जितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन उनके पास उतना परसेंटेज ऑफ इनकम, मतलब इक्वालिटी को शो कर रही है। लेकिन हमें बात करनी है किस चीज़ के बारे में, लॉरेंस कर्व के बारे में। अब देखो लॉरेंस कर्व हमें क्या दिखा रहा है, एक्चुअल में किसी इकोनॉमी में किस तरीके से चीज़ें एक्चुअल में वर्क कर रही हैं। ओके तो लेट से हमने कहा कि ये है हमारा लॉरेंस कर्व, ये है हमारा लॉरेंस कर्व किसी इकोनॉमी के लिए। अब ये लॉरेंस कर्व हमें क्या दिखा रहा है कि देखो लेट्स से कि यहाँ पर 50% पॉपुलेशन है, ठीक है, तो इस 50% पॉपुलेशन के पास सिर्फ इतनी सी लेट्स से 20% इनकम ही है। लेट्स से यहाँ पर 80% पॉपुलेशन है, तो देखो इस 80% पॉपुलेशन के पास लेट्स से सिर्फ 45% इनकम ही है। तो लॉरेंस कर्व एक्चुअल में किस तरीके से क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के बीच में क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम डिवाइडेड है, ये हमें शो कर रहा है, और इसी को हम लॉरेंस कर्व कहते हैं। और देखो आपको ये याद रखना है कि ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी एंड लॉरेंस कर्व के बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा इट मीन्स उस इकोनॉमी में उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन है। अब लॉरेंस कर्व इससे जितना ज़्यादा दूर, मतलब उस इकोनॉमी में उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी, जितना ज़्यादा इस लाइन के पास इट मीन्स उस इकोनॉमी में उतनी ज़्यादा हाई इक्वालिटी ऑफ इनकम या वेल्थ है। ठीक है, एंड आई होप इसी के साथ आपको अपना लॉरेंस कर्व का जो फर्स्ट कर्व था वो एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है हमारा लॉरेंस कर्व के बाद लैफर कर्व। चलिए अब लैफर कर्व के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो लैफर कर्व क्या है बच्चे, जो लैफर कर्व का कॉन्सेप्ट है वो अर्थर लैफर के द्वारा दिया गया था, ये याद रखना। अब लैफर कर्व आपको किन दो चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप दिखा रहा है, बिकॉज हर एक कर्व कहीं ना कहीं आपको दो चीज़ों के बीच का कैसा रिलेशन है ये शो करता है। तो लैफर कर्व आपको टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में कैसा रिलेशन चलता है ये दिखाता है। चलिए हम देख लेते हैं हमारा ये जो लैफर कर्व है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये लैफर कर्व दिखता कैसा है। बच्चे ये है हमारा लैफर कर्व। तो सबसे पहले देखो लैफर कर्व हमें किस चीज़ के बीच का रिलेशनशिप यहाँ पे दिखा रहा है। एक एक्सिस पर हमने लिया है हमारा टैक्स रेट, और एक पर लिया है हम लोगों ने टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, चलो तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आपको ये जो कर्व दिख रहा है जो हमें टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू का रिलेशनशिप दिखा रहा है, इसी को हमने कहा है लैफर कर्व। और आपको याद रखना है कि ये जो लैफर कर्व की शेप है, जैसी आपको यहाँ पर दिख रही है, वो कैसी है, इन्वर्टेड यू शेप्ड है। ये कर्व हमारा
इन्वर्टेड यू शेप्ड है, ठीक है, शेप याद रखनी है। अब इस कर्व का मतलब समझ लेते हैं। ये कर्व आपको टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू का रिलेशन दिखा रहा है और ये आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा है कि देखो जब टैक्स रेट 0 है तो उस टाइम पर टैक्स रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन देखो जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। लेकिन क्या कहा गया है कि एक पॉइंट पर जो हमारा टैक्स रेट होता है वो एकदम ऑप्टिमल टैक्स रेट होता है। ये हमारे पास क्या है, लेट्स से ये है हमारा ऑप्टिमल टैक्स रेट। अगर आप इस ऑप्टिमल टैक्स रेट के बियॉन्ड अपनी इकोनॉमी में टैक्स रेट को और ज़्यादा बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि टैक्स रेवेन्यू जैसा कि आपको दिख रहा है आपकी इकोनॉमी में ऐसे फॉल करने लगेगा। आपने टैक्स रेट बढ़ाया लेकिन देखो आपकी इकोनॉमी में जो टैक्स रेवेन्यू है वो इस तरीके से फॉल करने लग गया है। ये आपको आपका लेफर कर्व दिखा रहा है। तो लेफर कर्व हमें क्या शो कर रहा है, लेफर कर्व हमें टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू के बीच का रिलेशनशिप शो कर रहा है। ये जो कर्व है वो इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व है। कर्व हमें समझा रहा है कि अगर एक ऑप्टिमल टैक्स रेट के बियॉन्ड भी अगर टैक्स रेट इकोनॉमी में बढ़ाया जाता है तो आपकी इकोनॉमी में जो टैक्स रेवेन्यू है वो फॉल करने लगता है। तो पहले टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा टैक्स रेट को बढ़ाने के साथ, लेकिन एक ऑप्टिमल पॉइंट के बियॉन्ड भी जाकर अगर टैक्स रेट बढ़ाया जाएगा तो फिर टैक्स रेवेन्यू इकोनॉमी में फॉल करने लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टैक्स रेट होगा तो लोगों के पास क्या होगा, लोगों के पास काम करने का इंसेंटिव नहीं होगा, वो डिस्करेज होंगे, राइट, इसी वजह से। ओके चलिए नेक्स्ट हमें किस चीज के बारे में बात करनी है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कुज़नेट्स कर्व। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास कुज़नेट्स कर्व का। अब सबसे पहले देख लो कुज़नेट्स कर्व का ये जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया था, साइमन कुज़नेट्स के द्वारा दिया गया। अब ये कुज़नेट्स कर्व हमें किस चीज के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ये हमें रिलेशनशिप बताता है पर कैपिटा इनकम एंड इनकम इनइक्वालिटी के बीच में, ठीक है, इन दोनों चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। अब देखो मैं आपको कुज़नेट्स कर्व दिखा देती हूँ। कुज़नेट्स कर्व के बारे में बात कर रहे हैं तो बच्चे ये है आपका इस तरीके का कुज़नेट्स कर्व। अब देखो एक कुज़नेट्स कर्व हमें क्या दिखा रहा है, एक जगह पर हमने इनकम पर कैपिटा या पर कैपिटा इनकम को लिया है और दूसरे एक्सेस पर हमने इनइक्वालिटी को लिया है। इन्हीं दोनों के बीच में जो रिलेशन दिखा रहा है वो ये कर्व है और इसी कर्व को हमने कहा है कुज़नेट्स कर्व बिकॉज इट वॉज गिवन बाय साइमन कुज़नेट्स। एंड ये कर्व भी कैसा है, इन्वर्टेड यू शेप्ड है। जैसे लेफर कर्व इन्वर्टेड यू शेप्ड था, ये भी इन्वर्टेड यू शेप्ड है। अब कुज़नेट्स कर्व हमें क्या समझा रहा है, इसका इकोनॉमिक इंप्लीकेशन क्या है वो भी समझो। ये कर्व हमें बता रहा है कि जैसे जैसे किसी इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, वहाँ डेवलपमेंट वगैरह होती है, तो पहले उस इकोनॉमी में इनइक्वालिटी बढ़ती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट के साथ पर कैपिटा इनकम के बढ़ने के साथ पहले इनइक्वालिटी बढ़ती है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जब उस इकोनॉमी में और ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, जैसे जैसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, फिर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यही इनइक्वालिटी देखो ऐसे फॉल करने लगती है। तो पहले इनइक्वालिटी बढ़ी डेवलपमेंट के साथ और फिर इनइक्वालिटी फॉल होगी और काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि अगर उस इकोनॉमी में आप कहोगे कि डेवलपमेंट हो रही है किसी इकोनॉमी में तो क्या हो रहा है, लोग अब ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, उस तरीके की पॉलिसीज़ वगैरह भी लाई जा रही हैं उस इकोनॉमी में, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो पहले यहाँ पर आपकी पर कैपिटा इनकम के साथ जो इनइक्वालिटी थी वो बढ़ी बढ़ने के साथ और फिर एक पॉइंट के बाद ये यहाँ पर रिड्यूस हो गई। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ योर कुज़नेट्स कर्व, ठीक है। तो देखो कुज़नेट्स कर्व हमारा अगेन एक इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व है जो हमें बताता है कि पहले इनइक्वालिटी बढ़ती है देन ये फॉल करने लग जाती है जैसे जैसे और फर्दर लेवल ऑफ डेवलपमेंट किसी इकोनॉमी में बढ़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें किसके बारे में बात करनी है, हमें बात करनी है हमारे फिलिप्स कर्व के बारे में। और ये जो फिलिप्स कर्व है सबसे पहले याद रखना, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे पास फिलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट आता है वो किसके द्वारा दिया गया, A.W. फिलिप्स के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे आपको कुछ चीज़ों के बारे में समझाना पड़ेगा। तो कहानी की तरह आप लोग इसको समझ सकते हैं फिलिप्स कर्व की बात को, ध्यान से सुनना। बात कुछ ऐसी है कि A.W. फिलिप्स ने यूके के डेटा को पिक किया और उन्होंने जो यूके का डेटा है 1861 से लेकर 1957 तक के पीरियड का उसे स्टडी करा, जिसमें उन्होंने रिलेशनशिप समझा किसके बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेज इन्फ्लेशन के बीच में। और उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि वेज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में यूके के जब डेटा को उन्होंने स्टडी करा तो पाया कि एक इनवर्स रिलेशनशिप रहा था। ओके, इसी बात को जनरलाइज कर दिया उन्होंने और उन्होंने हमें रिलेशनशिप प्रोवाइड कर दिया इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। अब फिलिप्स कर्व जो A.W. फिलिप्स के द्वारा इनिशियली दिया गया उसमें क्या कहा उन्होंने कहा कि देखो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है, दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ चलता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ उनका कर्व कैसा था। ये है बच्चे A.W. फिलिप्स ने जो हमें कर्व प्रोवाइड करा था जिसे बेसिकली हम फिलिप्स कर्व कहते हैं, ये हमारा वो कर्व है, ठीक है।
अब देखो इस कर्व में उन्होंने क्या बताया कि एक जगह हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और एक जगह हमारे पास इन्फ्लेशन रेट है, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस कर्व के थ्रू हमें पता चल रहा है दोनों के बीच में एक इन्वर्स एंड स्टेबल रिलेशन है। और उन्होंने कहा देखो दोनों के बीच में ना ट्रेड ऑफ चलता है, मतलब अगर आप इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट कम करने की कोशिश करोगे तो आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट चलते हैं। और अगर आप कोशिश करोगे इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम कर दें तो फिर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। तो उन्होंने बताया कि दोनों के बीच में एक इन्वर्स रिलेशन है, दोनों के बीच में चलता है एक ट्रेड ऑफ। ठीक है, चलो अब बच्चे इस बात में ना पूरे तरीके से बिलीव किया जा रहा था, लेकिन फिर क्या होता है 1970s में आती है स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, अब इस पीरियड में क्या ऑब्जर्व किया गया, स्टैगफ्लेशन के टाइम पर ये ऑब्जर्व किया गया कि इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ गया और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ गया। तो दोनों ही बढ़ रहे थे, जबकि इनके अनुसार तो दोनों इन्वर्स रिलेशन कैरी करते हैं। तो उसी टाइम पर यहाँ पर जो इनका कॉन्सेप्ट है वो क्रिटिसाइज हुआ। फिर उस टाइम पर जब ये बात उठी तो आते हैं हमारे मिल्टन फ्रिडमैन एंड एडमंड फेल्प्स। ठीक है, इन्होंने कहा कि देखो ये जो इन्वर्स एंड स्टेबल रिलेशनशिप और ये ट्रेड ऑफ वाली जो बात है बिल्कुल सही है, जो A.W. फिलिप्स वाली बात हमने पढ़ी है सही है, लेकिन ऐसा सिर्फ शॉर्ट रन में होता है। तो तब हमें पता चला कि ये वाला जो कर्व हमारे पास है, जो हमें इन दोनों का इन्वर्स या इन्वर्स रिलेशन दिखा रहा है, ट्रेड ऑफ दिखा रहा है, ये बेसिकली हमारा शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है। ठीक है, इसलिए हम इसे शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कहते हैं। और इन्होंने बताया लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता। इन लॉन्ग रन में फिर क्या होता है, लॉन्ग रन में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट के बीच में। ठीक है, कोई इन्वर्स रिलेशन नहीं होता। ओके, इन्होंने बताया कि लॉन्ग रन में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता। एंड लॉन्ग रन में इन्होंने क्या बताया कि क्या होता है, हमारा जो फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल हो जाता है। ये हमारा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है, जिसका मतलब क्या बताया इन्होंने कि देखो इन्फ्लेशन रेट चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमारी इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो यहाँ पर अपने आप ही पहुंच जाएगा। इसी को हमने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहा था। ठीक है, कि इन्फ्लेशन रेट चाहे इकोनॉमी में कुछ भी क्यों ना हो, हमारी इकोनॉमी लॉन्ग रन में अपने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर ही पहुंच जाती है, और इसी को हम नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि नायरू भी कहते हैं। क्या मतलब है इसका बच्चे, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जिससे आप अपनी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ही कम करवाने की कोशिश क्यों ना कर लो, होगा क्या, जब भी आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम करवाने की इस नेचुरल रेट से कोशिश करोगे, आपकी इकोनॉमी में सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट वापस से खुद ब खुद लॉन्ग रन में यहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने इसे नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा है। क्यों, क्योंकि अगर आप अपनी इकोनॉमी को इसी नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर छोड़ दोगे तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी और आपकी इकोनॉमी में जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो चलता रहेगा। लेकिन इससे कम करने की कोशिश करोगे तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो लॉन्ग रन में वापस यहीं आ जाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई, उल्टा उसके चक्कर में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट और बढ़ गया। इसलिए हमने कहा ये वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जहां पर इन्फ्लेशन एक्सेलरेट नहीं होती, यानी कि नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। ये था आपका कौन सा कॉन्सेप्ट, आपके फिलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो तो फिलिप्स कर्व में हमने अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट के बीच का रिलेशन समझा। शॉर्ट रन में कहा गया कि यहाँ पर शॉर्ट रन में इन दोनों के बीच में होता है एक ट्रेड ऑफ, और तब हमारा जो कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड बनता है या डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। लॉन्ग रन में ये कैसा हो जाता है, लॉन्ग रन में ये हो जाता है हमारा वर्टिकल, इस तरीके से। ओके, एंड विद दिस हमने आपके चारों ही जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कर्व्स थे उन्हें एक एक कर एकदम डिटेल में समझ लिया है। एंड आई होप इस टेबल के थ्रू आपको चीज़ें रिवाइज करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए। ओके, एंड बच्चे इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, इसी तरीके से अपने CUET PG 2027 इकोनॉमिक्स की पूरी प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, सो दैट इसी तरीके से 10 मिनट्स इकोनॉमिक सीरीज में आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के सेशंस आते रहें। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको सारा का सारा फ्री स्टडी मटीरियल और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड वो सब प्रोवाइड कर देती हूँ। साथ ही साथ दिस इज द बैच फॉर CUET PG 2027 इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन, जो अभी लेटेस्ट बैच चल रहा है। आप चाहें तो अल्टीमेट 2.0 में जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। दिस इज द महापैक, आप चूज कर सकते हो कि आपको इस बैच में एनरोल करना है या फिर महापैक में एनरोल करना है। महापैक में आपको सभी बैचेस एक ही साथ मिल जाते हैं। ठीक है, अभी चल रही है आपके लिए मंथ एंड सेल। ठीक है,
अभी आपके लिए, जब ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ तब चल रही है मंथ एंड सेल, जिसमें आपको सभी बैचेस पे 47% डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप जल्दी से जाकर बैचेस में एनरोल कर सकते हैं एक अफोर्डेबल प्राइस पर। कोई भी आपकी क्वेरी हो बैच में एनरोल करने से रिलेटेड, इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हो, डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बैच में एनरोल करते टाइम ये कोड लगा लेना PY19, इससे आपको बैच प्राइस पे एडिशनल डिस्काउंट का भी बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के सेशन को यहीं एंड करेंगे एंड देन फिर मिलेंगे एक और 10 मिनट्स इकोनॉमिक सीरीज के अनदर कॉन्सेप्ट के साथ, जहां पर और भी आपके डाउट्स होंगे क्लियर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एवरीवन।